नमस्कार। इस नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ प्रोफेसर जबरीवाल पारख साहब भी हैं। आपको पता है कि पारख साहब जो है हर सप्ताह हिंदी सिनेमा को लेकर के या भारतीय सिनेमा को लेकर के शुरुआत से उसकी यात्रा कथा, कौन सी फिल्में बनी, कैसे अच्छी बनी, क्या-क्या फ़िल्म कितनी फ़िल्में थी जो अच्छी बनी, उसके क्या-क्या कारण रहे, उन तमाम विषयों पर विश्लेषण कर रहे हैं विस्तार के साथ। और जो नए साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और अच्छा लगता है वीडियो तो आप उसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं। और ये जो हम एपिसोड कर रहे हैं वो भारतीय सिनेमा को समझने में बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि प्रोफेसर जबरीवाल पारख साहब जो है न सिर्फ प्रोफेसर रहे, लंबे समय तक अध्यापन का कार्य किया, बल्कि सिनेमा को लेकर के, मीडिया को लेकर के उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो विलक्षण है। और भारत में हिंदी में बहुत कम लोगों ने सिनेमा और मीडिया पर किताबें लिखी। पारख साहब ने लिखी है और सतत अभी भी लिख रहे हैं। सत्य हिंदी जो चैनल है उस पर संडे को जो सिनेमा संवाद आता है उसमें पारख साहब अवश्य रहते हैं। पारख सर, हम बात कर रहे थे अब सिनेमा के समानांतर सिनेमा की बात करने वाले थे कि कैसे गंभीर सिनेमा जो है एक और रास्ता लिया। जी। नमस्कार सभी सुनने वालों और देखने वालों को। धनंजय जी, आपको भी नमस्कार। अ, आज हम जिसे समानांतर सिनेमा कहते हैं, पैरेलल सिनेमा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जो बात की थी वह मूक सिनेमा का उदय भारत में कैसे हुआ, सिनेमा का उदय कैसे हुआ, मूक सिनेमा का, फिर सवाक सिनेमा का, उसके बाद में आज़ादी से पहले के सिनेमा के बारे में हमने बात की, फिर आज़ादी के बाद जिस 1947 से लेकर 1964 जिसे नेहरू युग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी हमने बात की है। समय एक सा नहीं रहता है, देश में भी समय बदलता है और सिनेमा की दुनिया में भी समय बदलता है। तो इस बदले हुए सिनेमा समय के साथ-साथ समाज बदलता है और समाज और समय के बदलने के साथ सिनेमा भी बदलता है। तो आज हम जिस सिनेमा की एक नई धारा की बात करेंगे, वह केवल हिंदी तक सीमित नहीं थी। वो एक तरह से पूरे भारतीय सिनेमा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसे पैरेलल सिनेमा या समानांतर सिनेमा कहते हैं। उसके उदय के क्या कारण थे और उसने क्या प्रभाव छोड़ा भारतीय सिनेमा पर, इसकी हम चर्चा करेंगे और ज़रूरत हुई तो आगे के 1-2 कड़ियों में और इसकी चर्चा कर सकते हैं। 1900 मैंने बताया था कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके 2 साल बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सिनेमा को लेकर एक कमेटी बनाई थी, पटेल इंक्वायरी कमेटी। एस के पाटिल जो थे, वो उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने कई तरह की सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों में एक सिफारिश थी कि सिनेमा के विकास के लिए सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और उसे निभाने के लिए फिल्म वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिए, जिस जिसके द्वारा फिल्मकारों को वित्तीय मदद दी जा सके, यानी कि कम ब्याज पर उन्हें ऋण दिया जा सके ताकि वो अपनी पसंद की फिल्में बना सके और बाजार पर निर्भर न हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण सिफारिश उसमें ये थी, फिल्म वित्त निगम की बाद में स्थापना हुई। दूसरी महत्वपूर्ण जो सिफारिश थी वो यह है कि फिल्मों के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फिल्मों से जुड़े हुए कलाकार, टेक्नीशियन आदि को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाएँ होनी चाहिए और इस दृष्टि से एक संस्थान पुणे के अंदर, जहाँ पर पहले प्रभात स्टूडियो हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1960 में और जिसका नाम बाद में बदलकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट हुआ।
इसी तरह से एक फ़िल्मों की टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण के लिए मद्रास, जिसे बाद में चेन्नई नाम दिया गया, वहाँ पर स्थापित किया गया। यह भी सिफ़ारिश की गई थी कि हर साल देश में अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्मों का एक कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए, फ़िल्म महोत्सव टाइप का, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के रूप में, और उसकी शुरुआत भी 1952 से फ़िल्म्स डिवीज़न के द्वारा की गई, और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण फ़िल्में, प्रख्यात फ़िल्में भारतीय दर्शकों को उपलब्ध कराई गई देखने के लिए। उसके बाद में एक और सिफ़ारिश की गई थी कि उत्कृष्ट फ़िल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उत्कृष्ट फ़िल्म को भी, फ़िल्म के विभिन्न पक्षों को भी, कलाकारों को भी, निर्देशकों को भी। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो सारी सिफ़ारिशें थी, इन सिफ़ारिशों का, इन संस्तुतियों का सीधा असर आगे आने वाली फ़िल्मों पर और फ़िल्मकारों पर दिखाई देता है। ज़्यादातर संस्थाएँ जो है 1960 या उसके बाद में बनी, जैसे फ़िल्म आर्काइव्स की स्थापना 1964 में हुई, लेकिन फ़िल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट की, फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1960 में हुई। लेकिन फ़िल्मों के जो फेस्टिवल है, वो 1952 से शुरू हो गए, 1953 से पुरस्कार शुरू हो गए, और इस तरह से आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों ने फ़िल्मकारों को जो है बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया। सबसे पहले प्रभाव की दृष्टि से अगर देखें, जिसका समानांतर सिनेमा पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है हमें, वो है अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्मों का फेस्टिवल मनाया जाना। इसी के कारण जो है भारतीय फ़िल्मकारों को और भारतीय दर्शकों को विश्व की प्रख्यात फ़िल्मों को देखने का अवसर मिला। जैसे 1952 में जब पहला फेस्टिवल दिल्ली में, बम्बई और चेन्नई में हुआ था, उस समय विटोरिया डी सिक्का नाम के जो इटली के महान फ़िल्मकार थे, जिनकी दी बाइसिकल थीप नाम की फ़िल्म 1952 से पहले 1948 में संभवतः बन चुकी थी, वो 1952 के फेस्टिवल में दिखाई गई। और डी सिक्का की इस फ़िल्म का असर भारतीय फ़िल्मकारों पर जो है बहुत गहरा दिखाई देता। वो एक तरह के नव यथार्थवाद की फ़िल्म थी। उसे न्यू वेव सिनेमा भी कहा गया। आप जानते हैं कि न केवल इटली, बल्कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, उस समय यूरोप के बहुत सारे देशों में 45 यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद नई तरह का सिनेमा बन रहा था, और इसमें द बाइसिकल थीप जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म थी, और इसका प्रभाव हम भारतीय फ़िल्मकारों पर दिखाई देख सकते हैं। हम इसे राज कपूर की फ़िल्मों पर देख सकते हैं, हम इसे ऋत्विक घटक की फ़िल्मों में देख सकते हैं, हम इसे जो है सत्यजीत राय की फ़िल्मों पर देख सकते हैं, मणि कौल की फ़िल्मों पर देख सकते हैं, विमल रॉय की फ़िल्मों पर देख सकते हैं। तो केवल बाइसिकल थीप ही नहीं, और भी जो फ़िल्में यूरोप इन फेस्टिवल के माध्यम से यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों से जापान, चीन वगैरह की फ़िल्में जो देखने को मिल रही थी, उस समय नए फ़िल्मकार जो प्रशिक्षण लेने के लिए 1960 या उसके बाद में फ़िल्म इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए, उन लोगों ने उन्हें इस तरह की फ़िल्मों को अपने इंस्टीट्यूट में भी देखने का अवसर मिला, और उन्हें इस बात को समझने में काफ़ी मदद मिली कि फ़िल्म का मतलब केवल हिंदी में बनने वाला पॉपुलर सिनेमा ही नहीं है, बल्कि कई तरह का सिनेमा है। जिसमें इटली का सिनेमा भी है, जिसमें फ्रेंच सिनेमा भी है, जिसमें जर्मन सिनेमा भी है, लेकिन जिसमें भारत में भी बंगला सिनेमा भी है, क्योंकि 1955 में सत्यजीत राय ने पाथेर पांचाली बना ली थी, और उसके बाद ही ऋत्विक घटक ने भी और मृणाल सेन ने भी कई फ़िल्में बनाई, और इस तरह का जो भारत की अन्य भाषाओं में, जैसे मराठी में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, ऐसे कई फ़िल्मकार जो आ रहे थे,
उन सब ने मिलकर एक नई तरह के सिनेमा का निर्माण करने की कोशिश की। ये तो एक कारण है, यानी कि जो परिस्थितियाँ सरकार ने जो कदम उठाए फ़िल्मों को लेकर, फ़िल्मों के विकास को लेकर, उसका प्रभाव तो पड़ा ही। आप खुद देखिए कि फ़िल्मों जिस फ़िल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, उस फ़िल्म इंस्टीट्यूट से बड़े-बड़े कलाकार हमारे यहाँ पर आए। बिल्कुल एक नई जनरेशन आई, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, शत्रुघ्न सिन्हा, अ, और भी बहुत सारे, स्मिता पाटिल, जया भादुड़ी, शबाना आज़मी, कई नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने अभिनय की एक बिल्कुल नई यथार्थवादी शैली की शुरुआत की। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अच्छे कलाकार नहीं थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, उनसे भी इन लोगों ने सीखा। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, गुरुदत्त, नरगिस, मीना कुमारी, ये सब नूतन, ये सब भी बहुत यथार्थवादी सिनेमा, अ, यथार्थवादी अभिनय शैली की का अनुकरण कर रहे थे। खास बात ये है कि प्रशिक्षण लेकर जो नए फ़िल्मकार आ रहे थे, वो इस यथार्थवादी अभिनय कला में नए प्रयोग भी कर रहे थे। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि केवल अभिनय का ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, निर्देशन का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। जैसे मणिकौल जो है वहीं से सीख के आए थे, कुमार साहनी, और भी कई कलाकार हैं जिन्होंने की फ़िल्म इंस्टीट्यूट से निर्देशन की ट्रेनिंग ली थी। मणिकौल ने अभिनय में पहले प्रवेश लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने निर्देशन में अपना डिप्लोमा पूरा किया था। तो आप देखेंगे कि कई लोग जो है वो अलग-अलग क्षेत्रों में, अभिनय में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, कैमरा किस तरह से संचालन करना है, साउंड रिकॉर्डिस्ट किस तरह के होने चाहिए, ये सब ट्रेनिंग जो है इन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन में जो है उन्हें ट्रेनिंग मिली, और उस ट्रेनिंग का असर बहुत दूर तक हिंदी सिनेमा पर पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये समझा कि केवल लोकप्रियता नहीं, कुछ अलग तरह का सिनेमा बनाया जाना चाहिए, जो कलात्मक दृष्टि से भी उत्कृष्ट हो। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इनसे पहले जो हिंदुस्तान में फ़िल्म बना रहे थे, हिंदी में, जैसे बिमल रॉय हो, महबूब हो, राज कपूर हो, गुरुदत्त हो, अमीर चक्रवर्ती हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिनेमा बना रहे थे। लेकिन ये फ़िल्में जो बना रहे थे, यथार्थवाद के साथ एक तरह का मेलोड्रामाई शैली का अनुकरण कर रहे थे। यानी कि जहाँ ज़रूरत हुई, वहाँ गीत और संगीत का भी प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इस कहना चाहिए कि फ़िल्म इंस्टीट्यूट से जो ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे, या इवन उससे पहले जो बंगाल के फ़िल्मकार थे, चाहे वो सत्यजीत राय, मणि कौल, या नहीं, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक हों, वे एक नए तरह का यथार्थवादी सिनेमा लेकर आ रहे थे, और वे समझते थे कि फ़िल्मों में गानों का होना जो है, वो उपयुक्त नहीं है। ये उनका दृष्टिकोण था, इससे हम सहमत हों या ना हों एक अलग बात है, लेकिन एक नए तरह का सिनेमा आया। एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ, उस पर ज़रूर ध्यान दें। ये सही है कि एक आंदोलन के रूप में समानांतर सिनेमा की शुरुआत जो है, वो नेहरू युग की समाप्ति के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वदेशीयपूर्ण, सामाजिक जागरूकता वाला सिनेमा जो है, वो बनना बंद हो गया था। वो बन रहा था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नेहरू युग में बन रहा था, और जिनकी फ़िल्मों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, 2 बीघा ज़मीन से लेकर बंदिनी तक, हम ये पूरी परंपरा देख सकते हैं, और वो उस तरह की फ़िल्में बनती रही। लेकिन ये जो नए तरह का यथार्थवादी सिनेमा बन रहा था, वो नए तरह का यथार्थवादी सिनेमा की शुरुआत हम कहाँ से माने? 2 तरह के दृष्टिकोण हमें मिलते हैं। एक तो यह है कि 1966 में बासु भट्टाचार्य ने एक फ़िल्म बनाई, फणीश्वर नाथ रेणु,
की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस फिल्म के निर्माता थे प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र, जो खुद भी बिहार के थे। उन्होंने जब ये कहानी पढ़ी, उन्हें ये कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित किया था नवेंदु घोष ने, जो हिंदी सिनेमा में पटकथा लिखते थे। वो कहानी पढ़ी तो शैलेंद्र को लगा कि इस पर फिल्म जरूर बननी चाहिए, और अगर कोई बनाता हो या न बनाता हो, लेकिन मैं इस फिल्म को बनाऊंगा। और उन्होंने उस फिल्म को बनाने के लिए अपनी एक फिल्म कंपनी भी स्थापित की। बासु भट्टाचार्य, जो एक नए स्ट्रगल करने वाले कहना चाहिए कि निर्देशक थे, और जो फिल्म इंस्टीट्यूट से ही जुड़े आए थे, उनको ये दायित्व सौंपा उसका। फिल्म की कहानी, अगर आप लोग साहित्य से परिचित हैं, हिंदी साहित्य से, और खासतौर पर फणीश्वर नाथ रेणु के लेखन से परिचित हैं, तो आप जानते हैं कि वैसे तो वो बहुत बड़े कहानीकार थे, और उनकी दसियों कहानियां बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही पसंद की जाती है। लेकिन तीसरी कसम जो है, शायद बहुतों की नज़र में और मेरी नज़र में भी बहुत ही उत्कृष्ट कहानी, और उस पर फिल्म बनाई गई। फिल्म में निर्देशक बासु भट्टाचार्य जरूर थे, लेकिन उसमें उनके सहायक बासु चटर्जी भी थे, और बी आर इशारा भी थे, जो बाद में बहुत बड़े फिल्मकार, फिल्म निर्देशक आए बने थे, जिनके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन खास बात है कि 1966 में ये जो बासु भट्टाचार्य की फिल्म थी, या कहना चाहिए जो शैलेंद्र की फिल्म थी, वास्तव में उसे शैलेंद्र की फिल्म कहना चाहिए, क्योंकि फिल्म को की पूरी संकल्पना जो है, वो शैलेंद्र और फणीश्वर नाथ रेणु ने मिलकर की थी। उसकी पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी, लेकिन नवेंदु घोष ने वो शैलेंद्र के साथ मिलकर की थी। ध्यान देने की बात यह है कि फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी में जो भी बदलाव फिल्म के लिए किए गए, वो शैलेंद्र की सहमति से किए गए। हम कभी इस फिल्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तब हम और बताएंगे कि फिल्म निर्माण में क्या-क्या कठिनाइयाँ आई, और जो परिवर्तन करने के लिए उन पर दबाव पड़ रहा था शैलेंद्र पर, उन्होंने उसे नुकसान उठाकर भी, इस बात का खतरा उठाकर भी कि भले ही दर्शक देखने के लिए ना आए, उन्होंने फिल्म वैसी ही बनाई जैसे कि वो चाहते थे, और जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु चाहते थे। तो 1966 की इस फिल्म को क्या हम समानांतर सिनेमा की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं? ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन इस मान्यता में थोड़ी-सी जो कठिनाई है, वो ये है कि ये फ़िल्म बनी मेलोड्रामा के रूप में है। इसमें इसके गीत-संगीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं कि इसमें कई सारे गीत हैं, जो ज़्यादातर शैलेंद्र ने लिखे हैं, और उनमें से कई गीत जो हैं, शैलेंद्र ने बिहार के लोक गीतों और लोक कथाओं से प्रेरित होकर उसको विस्तार दिया। कुछ और गीत नहीं, और सर उसमें क्या है, जो कहानी है मारे गए गुलफाम, कई गीतों के मुखड़े उसमें हैं, हाँ, बिल्कुल। उस कहानी वो में। मूल मूल कहानी में उसमें जो गीत हैं, उनके मुखड़े हैं, जिसको कि शैलेंद्र ने जो है बढ़ाया है, या हसरत जी, जयपुरी ने अगर लिखा है, तो जी, हसरत जयपुरी ने बिल्कुल। लिखा है। तो इस दृष्टि से इस फ़िल्म पर तो हम अलग से पूरा एक कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, वो यह है कि क्या फणीश्वर नाथ रेणु की इस फ़िल्म से हम समानांतर सिनेमा की शुरुआत माने, या उन फ़िल्मकारों के द्वारा जो जिन्होंने बाद में फ़िल्में बनाई और जिसमें गीत, संगीत या नृत्य नहीं है, उनसे माने? मेरा अपना विचार यह है कि शैलेंद्र हो, फणीश्वर नाथ रेणु हो, बासु भट्टाचार्य हो, बासु चटर्जी हो, ये सब उस नई जनरेशन की नई सोच को अभिव्यक्त करने वाले थे। ये सही है कि शैलेंद्र जो है, उससे पहले लगभग 15-20 साल से राज कपूर और
शंकर जयकिशन के लिए गीत लिखते आ रहे थे, लेकिन शैलेंद्र द्वारा तीसरी कसम कहानी को अब फिल्म बनाने के लिए चुनना, उस दौर में जो नेहरू के बाद का दौर है, और यह फिल्म जो है वो, या ये कहानी जो है वो एक तरह से उन लोगों के बारे में बहुत ही यथार्थपरक ढंग से, बहुत ही प्रभावी ढंग से कहती है। इसलिए बहुत सारे लोग समानांतर सिनेमा की शुरुआत तीसरी कसम से मानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दृष्टिकोण है, और उस दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा की शुरुआत जो है वो 1969 से मानी जानी चाहिए। 1969 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। उस साल 3 फिल्में बनी, और उन 3 फिल्मों को फिल्में जो बनी, वो तीनों फिल्मों को समानांतर सिनेमा की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मणिकौल जो फिल्म इंस्टीट्यूट से निर्देशन का डिप्लोमा लेकर आए थे, उन्होंने फिल्म बनाई थी। मोहन राकेश की कहानी उसकी रोटी पर उन्होंने उसकी रोटी फिल्म बनाई। दूसरे फिल्मकार जो थे वो थे बासु चटर्जी, जो इस फिल्म जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, तीसरी कसम, उसके सहायक निर्देशक थे। और उन्होंने सारा आकाश नाम की फिल्म बनाई, जो राजेंद्र यादव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। और तीसरी फिल्म जो है भुवन शोम, जिसे मृणाल सेन ने बनाया था हिंदी में, और ये तीनों फिल्में एक ही साल रिलीज हुई थी, 1969 में। और ये तीनों फिल्में बिल्कुल एक नए मिजाज की, नए तरह से यथार्थवाद को पेश करने वाली फिल्म। तो हम इस पर और आगे विस्तार से बात करें, इससे पहले एक बिंदु को समझना जरूरी है कि आखिर ये समानांतर सिनेमा का आंदोलन क्यों शुरू हुआ। सर इसमें एक और विस्तार दे दीजिएगा हमारे जो दर्शक हैं जो सिनेमा को बढ़िया से नहीं समझते हैं उनके लिए, कि ये समानांतर सिनेमा इसको क्यों कहा गया, 2 लाइन में इसको भी बता दीजिएगा जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसी पर आ रहा था मैं। तो ये समानांतर सिनेमा जो है वो क्यों अस्तित्व में आया और एक आंदोलन का रूप क्यों लिया। कारण यह है कि जो शुरुआत 1952 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से शुरू हुई, जिस शुरुआत राष्ट्रीय पुरस्कारों से हुई, और जिसकी शुरुआत जो है फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना से हुई, उसने एक फिल्मकारों की एक नई जनरेशन को पैदा किया। और वो नई जनरेशन जो है, जो पहले से चली आ रही फिल्में थी, जो लोकप्रिय फिल्में थी, उन लोकप्रिय फिल्मों से असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि वो न्यू वेव का सिनेमा, यूरोप का न्यू वेव का सिनेमा देख चुके थे, नव यथार्थवादी सिनेमा देख चुके थे, और उन्हें यह, और बंगाल के सत्यजीत राय और ऋत्विक घटक का फिल्म देख चुके थे। ध्यान दें कि ऋत्विक घटक जो है कुछ समय के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट में अध्यापक बनकर भी गए थे, और वहां पर ये जो मणिकौल वाली पीढ़ी है, इस मणिकौल वाली पीढ़ी को उन्होंने सिखाया भी था, प्रशिक्षित किया था। तो इन लोगों को ये लगा कि हमें कुछ अलग तरह की फिल्में बनानी चाहिए। जाहिर है कि यूरोप के न्यू वेव सिनेमा का, नव यथार्थवादी सिनेमा का भी असर था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोकप्रिय सिनेमा से असंतुष्ट थे। उसके पैरेलल वो कुछ अलग तरह का करना चाहते थे, कुछ अलग तरह का करना। वो अपनी पहचान जो है उस लोकप्रिय सिनेमा के साथ जोड़कर नहीं देख रहे थे, बल्कि उसके समानांतर एक नए तरह का सिनेमा स्थापित करना चाहते थे। इसलिए वो जो है उन्होंने इसे न्यू वेव या पैरेलल सिनेमा कहा। पैरेलल सिनेमा इसलिए कि मुख्य धारा का जो सिनेमा था, मेन स्ट्रीम सिनेमा, जो पॉपुलर सिनेमा था, वो तो था ही, वो खत्म नहीं हुआ था, वो कमजोर भी नहीं हुआ था, वो उतना ही मजबूत था। लेकिन उसके पैरेलल, उसके समानांतर यह सिनेमा बना।
इस सिनेमा को अस्तित्व में लाने में फिल्म वित्त निगम का भी बड़ा हाथ था। उस फिल्म वित्त निगम ने नए फिल्मकारों को वित्तीय मदद की, ऋण देकर भी की और सीधे तौर पर सहायता देकर भी की। और उस समय उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि उस समय किस तरह वित्तीय स्थिति थी। 1975 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी शोले, और शोले फ़िल्म जो है वो उसके बनाने में करीबन बताते हैं 3 करोड़ की लागत आई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फ़िल्म थी। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में जो बहुत ही लोकप्रिय फ़िल्में बनी हैं, मुग़ल-ए आज़म से लेकर शोले तक, अ, उस दृष्टि से देखें तो शोले जो है 3 करोड़ की लागत से बनी थी और 30 करोड़ रुपए उस ज़माने में उसने कमाए थे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन उसी 1975-76 में सत्यजीत राय ने अपनी पहली हिंदी फ़िल्म बनाई थी, जिसका नाम था प्रेमचंद की कहानी पर शतरंज के खिलाड़ी। और वो भी एक कलर फ़िल्म, एक रंगीन फ़िल्म थी और उसमें संजीव कुमार और अमजद खान, शबाना आज़मी जैसे बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए अभिनेता काम कर रहे थे और उसकी कुल लागत थी 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए में सत्यजीत राय ने वो फ़िल्म बना ली और वो 20 लाख रुपए भी एक तरह से ज़्यादा थे, क्योंकि एक तो वो पीरियड ड्रामा था, यानी कि एक ख़ास अतीत के ख़ास समय को उसमें फ़िल्माया गया था और दूसरा वो रंगीन थी। उसके बावजूद भी बताते हैं कि 20 लाख रुपए में वो फ़िल्म बन गई थी। लेकिन उस ज़माने में 3, 4, 5 लाख रुपए में पूरी फ़िल्म एक प्रभावशाली फ़िल्म बन जाती थी, जबकि पॉपुलर सिनेमा जो है, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ इस तरह से करोड़ों रुपयों में फ़िल्में बनती थी। तो एक तरह से देखें तो ये एक बड़ा फ़र्क था कि लोकप्रिय सिनेमा जो है, क्यों क्यों ये अंतर क्यों हो रहा था? ये अंतर इसलिए हो रहा था, क्योंकि जो कलाकार थे उस युग में, जब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी और जहाँ पर कर्मचारी के रूप में या नौकरी के रूप में कलाकार काम करते थे, वो समय खत्म हो चुका था। अब कलाकार की फीस हर फ़िल्म में अलग-अलग होती थी। अगर उसकी लोकप्रियता बढ़ गई है, तो वो ज़्यादा पैसा माँगता था और अगर उसकी लोकप्रियता उतनी नहीं है, तो उसे कम पैसे में ही काम करना पड़ता था। तो इस तरह से ये दुनिया बदल गई थी और फ़िल्म के बजट का बड़ा हिस्सा जो है, वो कलाकारों के को पैसा देने में खर्च होता था, 70-80% तक। हाँ, ये और बात है कि बहुत सारे बड़े कलाकार जो पॉपुलर फ़िल्म बनाने वालों से जितना पैसा खर्च पैसा लेते थे, उससे बहुत कम पैसा लेकर वे इन जो प्रतिष्ठित फ़िल्मकार थे, जैसे सत्यजीत राय हैं, जैसे मृणाल सेन है या और कई फ़िल्मकार, उनकी फ़िल्मों में वे बहुत कम जो है पैसा लेकर भी काम कर लेते थे। यही कारण है कि शतरंज के खिलाड़ी में हमें ये बड़े-बड़े कलाकार नज़र आते हैं, क्योंकि उनके लिए गर्व की बात थी कि वो सत्यजीत राय के साथ फ़िल्म में काम कर रहे थे। दूसरी चीज़ जो हुई महत्वपूर्ण, वो यह कि ये जो फ़िल्मकार थे और अभिनेता थे, ये बिल्कुल नए थे जो लोग नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये सब जो पंकज कपूर वग़ैरह, ये बिल्कुल नए कलाकार थे। ज़ाहिर है कि फ़िल्म बाज़ार में अभी उनकी ऊँची कीमतें तय नहीं हुई और इनको लेकर फ़िल्में बनाई जा रही थी। लेकिन इन फ़िल्मों ने उनको बड़े-बड़े कलाकार बना दिया। आज जो स्थान पंकज कपूर का, नसीरुद्दीन शाह का, स्मिता पाटिल का, शबाना आज़मी का, हम जिस रूप में उन्हें बड़े कलाकारों के रूप में जानते हैं, वो
इसी कारण से कि उन्होंने उन समानांतर सिनेमा में काम किया था। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस धारा ने इतने बड़े-बड़े कलाकार, बड़े-बड़े निर्देशक जिनकी चर्चा हम आगे और करेंगे। एक और महत्वपूर्ण पक्ष जो समानांतर सिनेमा से संबंधित है कि ये जो नए तरह का यथार्थ इन फ़िल्मों में पैदा हो रहा था, प्रस्तुत किया जा रहा था, उस नई यथार्थ की प्रेरणा इन नए फ़िल्मकारों को कैसे, कहाँ से मिल रही थी? एक बात। और दूसरी बात इस पर कि सरकार के पैसे से बनने वाला यह सिनेमा जो है, जो सरकार की बहुत तीखी आलोचना भी प्रस्तुत करता था, उसके बावजूद सरकार उनको मदद करती थी, उनको फ़िल्म बनाने की पूरी छूट दी जाती थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज जो माहौल है सिनेमा के फ़िल्म बनाने वालों के लिए जो स्वतंत्रता चाहिए, वो स्वतंत्रता उस ज़माने में जो जिस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उस ज़माने में फ़िल्मकारों को उपलब्ध थी, उनको मदद भी मिलती थी, उनको सरकारी मदद भी मिलती थी। हाँ, एक क्षेत्र ऐसा था, जहाँ सरकार को जो काम करना चाहिए था वितरण का, उस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए। उस पर भी हम अगली बार समानांतर सिनेमा पर इस चर्चा करते हुए करेंगे। जी, धन्यवाद। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और एपिसोड कैसा लगा वो ज़रूर लिखते रहिए। और सिनेमा के हर पहलुओं पर अभी तो पारक सर यात्रा कथा बता रहे हैं। यात्रा कथा के बाद फिर जब फ़िल्मों पर उतरेंगे, एक-एक फ़िल्म पे बात करेंगे तो और मनोरंजक होगा, और हम फिर कई सारे सवाल आपके भी लेंगे, हम अपनी तरफ से भी सवाल करेंगे, और हम समझेंगे सिनेमा को कंप्लीट, या कहिए कि पूर्णता में सिनेमा को समझेंगे, वो चाहे समानांतर सिनेमा हो, चाहे लोकप्रिय सिनेमा हो, दोनों सिनेमा को। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।